मतलब जो डायग्राम में जो माप दिया उसी माप में हमने डायग्राम को निकाला, इसलिए 1:1 है। उसके बाद नोट लिखना है। नोट में क्या लिखना, ऑल डायमेंशन आर इन mm, मतलब जो माप जिसमें दिया है वो पूरे mm में है। जैसे 55 है तो 55 mm। ये दो चीज बहुत जरूरी होता है डायग्राम होने के बाद लिखना। उसके बाद आता है सिम्बॉल, और थर्ड एंगल का ये है सिम्बॉल। तो सिम्बॉल में भी एक चीज ध्यान में रखने वाली बात होती है कि जैसे सिम्बॉल निकाले, इसमें जो इसका भी एक माप होता है। जैसे दो सर्कल है यहाँ पे, एक छोटा और एक बड़ा है, इसमें भी दो साइड है, एक छोटा साइड है एक बड़ा साइड। तो इसमें ज्यादातर हम क्या करते हैं, तो सर्कल तो निकाल लिए, उसके बाद इसमें जो साइड वाला डायग्राम रहता है वो कौन से माप का होता है। तो छोटा सर्कल का जितना माप है, जैसे हमने 10 mm लिए तो इसका हाइट भी 10 mm रहता है, और बड़ा सर्कल का जितना डायमीटर है इसमें इधर का हाइट भी उतना ही रहता है 20 mm। जैसे हमने इधर 20 mm लिया बड़ा सर्कल, तो इसकी हाइट 20 mm है, और बड़ा सर्कल का जितना भी डायमेंशन है उसकी लंबाई भी उतनी रहती है। जैसे हमने बड़े सर्कल का डायमेंशन कितना रखा 20 mm, तो ये इसकी लंबाई भी 20 mm होती है। ये चीज। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आइडिया में। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड का जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर है उसे हम सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। जो जितने भी क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर मेरे सामने रखा है, इसमें 3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 3 क्वेश्चन के पहले ऊपर जो दिया गया है कि पेपर नंबर कितना है 4 है, और ऑल ट्रेड के लिए कॉमन रहता है। फर्स्ट ईयर का पेपर ऑल ट्रेड के लिए कॉमन होता है। और इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्रॉ फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ एनी टू टूल्स, मतलब अपने जो ट्रेड रिलेटेड के टूल्स होते हैं उसमें जो हमारे ऑप्शन में 4 दिया है, 4 में से कोई भी हमें 2 निकालना है। तो ये कितने मार्क के लिए, 10 मार्क के लिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रीड्रॉ द गिवन फिगर, मतलब जो क्वेश्चन यहाँ पे जो डायग्राम है उसे जैसे कि वैसे निकालना है। तो जैसे कि वैसे निकालते समय भी कुछ चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है जो हम सॉल्व करते समय दिखाने वाले हैं। उसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन हम क्या पूछ रहा है कि इसमें जो एक डायग्राम बताया इस डायग्राम को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में निकालना है। तो इसे भी हम सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। तो सॉल्व करते समय जो पहला जो क्वेश्चन दिया था फ्री हैंड्स केस, इस चीज को हम नहीं सॉल्व करने वाले, बाकी के 2 क्वेश्चन जो भी दिए हैं इसे सॉल्व करके दिखाने वाले। क्योंकि जो फ्री हैंड्स केस दिए अपने ट्रेड रिलेटेड हैंड टूल्स होते हैं वो सबको जो भी प्रैक्टिकली यूज करते हैं वो सबको आता है, इसलिए ये ट्रेड रिलेटेड हैंड टूल्स हम सॉल्व नहीं करेंगे, बाकी के 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने सॉल्व करके रखा है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, जो यहाँ पे क्वेश्चन है रीड्रॉ द गिवन फिगर, कितने मार्क के लिए है, 10 मार्क के लिए। जो क्वेश्चन हम जैसे कि वैसे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो जैसे का वैसे हमें डायग्राम निकालना था, और हमने यहाँ पे जैसे का वैसे डायग्राम निकाला है। लेकिन डायग्राम निकालते समय कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, वो चीज़ हम अभी बताने वाले हैं। जैसे जो क्वेश्चन पेपर था उसमें से जो डायग्राम था उसी को हमने निकाले, रीड्रॉ किया है। तो रीड्रॉ करने के बाद कौन कौन सी चीज़ ध्यान में आनी चाहिए कि जो डायग्राम निकाले ये पूरे सेट स्क्वायर में निकालना चाहिए। मतलब कोई भी इसमें से जो लाइन वगैरह है, जैसे ये सेंटर लाइन है, उसके बाद कोई भी लाइन है तो ये पूरे 90 डिग्री में आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल रहे या फिर वर्टिकल। उसके बाद डायग्राम निकालने के बाद सबसे मेन चीज़ क्या रहती है, डायमेंशन। हमें डायमेंशन कैसे देना है, तो आप देख सकते हैं कि जो डायग्राम की लाइन है और डायमेंशन की लाइन है दोनों में थोड़ी डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि यह थिन लाइन, ये थिक लाइन है। मतलब जो डायग्राम की लाइन रहती है वो डार्क रहती है और डायमेंशन की लाइन क्या रहती है, थोड़ी हल्की रहती है। उसके बाद डायमेंशन को किस प्रकार से दिया जाता है, डायमेंशन देने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। मतलब जो हम डायमेंशन के जो सिस्टम यूज करते हैं उसे बोलते हैं अलाइन सिस्टम। तो इसमें से जो डायग्राम में जितने भी माप दिए उतने ही माप हमें रीड्रॉ करना था। लेकिन डायमेंशन देते समय कभी भी ध्यान में रखना है कि जो हमने यहाँ पे जो जितने भी डायमेंशन दिए, कोई भी डायमेंशन लाइन से कोई भी डायमेंशन टच नहीं हुआ है, और एरो भी पूरे बराबर दिख रहा है, और कोई भी डायमेंशन एक दूसरे मतलब किसी से कौन से भी लाइन से टच नहीं है। और उससे सबसे मेन बात क्या होता है कि इसमें ध्यान रखने वाली बात, जो जहाँ पे अपना जॉब खत्म हुआ है, मतलब जहाँ पे डायग्राम खत्म हुआ है वहाँ से कम 10 mm नीचे माप होना चाहिए।
ये बात ध्यान में रखना है, क्योंकि नहीं तो जो डायग्राम निकालने का डायमेंशन अगर हम पूरे डायग्राम को लगा के देते हैं तो उसमें वो कोई वैल्यू नहीं रखता है और उसमें मार्क कटते हैं। तो इसलिए कभी भी ध्यान में रखना है कि डायग्राम निकालने के बाद कभी भी डायमेंशन देते समय डायमेंशन लाइन से डायमेंशन कभी टच नहीं होना चाहिए, और माप कभी भी जो डायग्राम जहाँ पे खत्म हुआ एंड पॉइंट वहाँ से 10 mm नीचे होना चाहिए। ये बात ये इम्पॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन में। जो रीड्रॉ करने के लिए बोले थे तो रीड्रॉ मतलब जैसे वैसे निकालना, लेकिन उसमें ध्यान देने वाली बात यही थी कि डायमेंशन हमें किस प्रकार से देना है और डायमेंशन को कैसे दिया जाता है, ये बात ध्यान में रखना है। यही था इम्पोर्टेंट ये वाले क्वेश्चन की। अभी तीसरे क्वेश्चन के बारे में हम तीसरे क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर है थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि ड्रॉ द फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। मतलब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमें ये जो डायग्राम है इसे इसका व्यू निकालना था ऑर्थोग्राफिक में, ये आइसोमेट्रिक में है, इसे ऑर्थोग्राफिक में निकालना है थर्ड एंगल में। और नीचे और एक चीज़ क्या लिखा है कि एरो इंडिकेट फ्रंट व्यू, मतलब यहाँ पे जो एरो दिया है वो एरो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस साइड से फ्रंट व्यू है। अगर एरो कभी नहीं रहा तो डायग्राम का जो जिस साइड का माप ज़्यादा रहता है लंबाई में उसी को हम फ्रंट मान के चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 55 है और यहाँ पे 40 है, मतलब ये कौन से साइड का माप ज़्यादा लंबा है, इस साइड का माप ज़्यादा लंबा है, इसलिए ये फ्रंट होगा। अगर यहाँ पे एरो नहीं दिया रहता तो भी हमें फ्रंट कौन से साइड लेते थे हम, फ्रंट इस साइड लेते थे। अब अभी इसे सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। तो सॉल्व करते समय ध्यान में ये जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा है, तो सॉल्व करते समय कौन कौन से बातों को ध्यान में रख के सॉल्व किया जाता है कौन से भी डायग्राम को, तो उसको हम अभी थोड़ी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हमें निकालना है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन निकालते समय सबसे पहली मेन चीज़ होता है जो हम एक जैसे फार्मूला जैसे यूज़ करते कि इसमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन इसमें 3 व्यू होते हैं, टॉप, फ्रंट और साइड व्यू। तो ये तीनों कौन से साइड में कहाँ पे टॉप आएगा, कहाँ पे फ्रंट आएगा और कहाँ पे साइड व्यू आएगा, ये पता होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम एक फार्मूला के जैसे हम ऐसे लिख के हम ये कर सकते हैं कि जैसे ये 2 लाइन हमने निकाले, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, उसके बाद हमने यहाँ पे रखे, क्योंकि जो डायग्राम जैसे ये जो आपके डायग्राम है तो ये जो फ्रंट कौन से साइड में, राइट साइड में, और उसका साइड व्यू कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि साइड व्यू चेंज नहीं होता है, जिस साइड में साइड व्यू है उस साइड में ही साइड व्यू रहता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है लेफ्ट साइड में साइड व्यू है और फ्रंट है और फ्रंट के ऊपर कभी भी टॉप रहता है। ये हमें याद रहा तो ये डायग्राम सॉल्व करने के लिए अच्छा होता है। तो कभी भी डायग्राम निकालते समय इस प्रकार से थोड़ा रफ वर्क कर ले। उसके बाद जो डायग्राम दिया है, डायग्राम में सबसे मेन चीज़ होती है डायग्राम पढ़ना, थोड़ा डायग्राम को देख के थोड़ा पढ़ना आना चाहिए। उसमें क्या क्या दिया है कि लंबाई में कितना माप है, उसके बाद चौड़ाई में कितना माप है, या फिर जो आपकी हाइट कितनी है। तो इस चीज़ को भी रफ में लिख ले एक साइड में, क्योंकि जब व्यू निकालते उस समय इसकी बहुत ज़रूरी आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि लंबाई कितनी है 55, उसकी विड्थ कितनी है 40 और हाइट है उसकी 35। उसके बाद जो हमने ये रफ में लिखा था ये टॉप, फ्रंट, साइड, तो इसके हिसाब से हमें क्या निकालना पड़ता है, एक्सिस निकालना पड़ता है। 2 एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल रहता है, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। तो ये एक एक्सिस और ये वाई एक्सिस, मतलब 2 एक्सिस रहते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। उसके बाद एक्सिस निकालने के बाद उसके जैसे ये और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 एक्सिस निकाले, उसके साइड में 10-10 mm के लाइन खींचते हैं। इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ 10-10 mm की लाइन खींचना बहुत जरूरी होता है व्यू निकालते समय। तो लाइन दोनों तरफ से सेंट्रल लाइन निकालने के बाद उसके बाद दोनों तरफ 10-10 mm का गैप लाइन निकालने के बाद उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, फ्रंट। तो फ्रंट निकालते समय हमें क्या चाहिए रहता है, फ्रंट निकालते समय एक तो चाहिए लंबाई और दूसरा हाइट चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जैसे रफ में लिख के रखा था लंबाई कितनी है 55 और हाइट कितनी है 35। तो उसी प्रकार से हमने ये माप लिया था 55 और हाइट कितनी अपनी 35। उसके हिसाब से जैसे डायग्राम दिया था डायग्राम के हिसाब से हमने पूरी ये चीज़ सॉल्व किया है। मतलब ये फ्रंट, ये टॉप व्यू, ये साइड व्यू कौन सा अपना लेफ्ट हैंड, LH मतलब लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो ये पूरे
जो अपना हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन था वो पूरे सॉल्व करके दिखाए। उसके बाद सॉल्व होने के बाद और क्या चीज़ रहती है कि जो डायग्राम निकालने के बाद पूरा कंप्लीट नहीं होता। एक ऐसा नहीं है कि हमने व्यू निकाल दिया तो पूरी हमारी डायग्राम कंप्लीट हो गई, ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऐसा नहीं रहता है। तो डायग्राम होने के बाद कौन कौन से बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो डायग्राम होने के बाद जैसे हमने ये पूरे डायग्राम निकाल लिए, उसके बाद आता है डायमेंशन की बारी। डायमेंशन को किस प्रकार से दिया जाता है और कहाँ पे दिया जाता है, या फिर डायमेंशन कितने दिए जाते हैं व्यू निकालने के बाद। तो व्यू निकालने के बाद ध्यान में रखें कि जो जितने डायमेंशन डायग्राम में है उतने ही डायमेंशन जो हमने व्यू निकाले व्यू में ही आते हैं। जैसे यहाँ पे आप गिन के भी देख सकते हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5 जितने भी डायमेंशन है उतने ही डायमेंशन हमारे व्यू में आते हैं। एक भी डायमेंशन जो आपके डायग्राम में जितने भी डायमेंशन उतने ही डायमेंशन व्यू में आएंगे, उससे एक डायमेंशन ज़्यादा नहीं या फिर उससे एक कम नहीं। क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऐसा ही होता है, उसके नियम, एक डायमेंशन कम नहीं ज़्यादा नहीं, अपने हिसाब से कोई भी डायमेंशन हम इसमें दे नहीं सकते। तो जितने भी मैंने यहाँ पे डायमेंशन दिया है, जो आपके हिसाब से डायमेंशन दिया है, ये बात ध्यान में रखना। और डायमेंशन देने के तरीके आपको ये चीज मैंने 2nd नंबर के क्वेश्चन में भी बताए थे कि डायमेंशन को कैसे दिया जाता है, एरो वगैरह किस प्रकार से निकाला जाता है, ये बात ध्यान में रखना है। जो आप देख सकते हैं कि कोई भी डायमेंशन लाइन से कभी भी एक भी माप टच नहीं हुआ है, या फिर जो माप है वो जॉब के साथ भी टच नहीं हुआ है। ये बात ध्यान में रखना है कि जहाँ पे जॉब का एंड पॉइंट है उससे कम से कम 10 mm नीचे होना चाहिए डायमेंशन लाइन। अगर 2 माप है तो उसको 10 mm इसके नीचे और 10 mm लेके आप सेकंड माप दे सकते हैं। इस प्रकार इधर इस साइड में भी 2 माप है, तो इस प्रकार पूरे डायमेंशन, मतलब इसमें मेन चीज होता है डायमेंशन लाइन, और डायमेंशन को लिखते समय कौन कौन से बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद डायमेंशन होने के बाद आता है इसमें कुछ चीज इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि जैसे हमने फ्रंट व्यू निकाले यहाँ पे, तो उसे लिखना रहता है। फ्रंट व्यू यहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, और यहाँ पे ऊपर टॉप व्यू। तो ये चीज हमें लिखना पड़ता है व्यू निकालने के बाद। और ध्यान में रखना है कि ये जब हम लिखते हैं, ये सब टाइटल है, ये सब टाइटल तो कितने माप में होना चाहिए, ये भी इसका भी एक स्टैंडर्ड है। क्योंकि ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसमें हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। तो स्टैंडर्ड इसका, जैसे हमने ये सब टाइटल है, सब टाइटल में क्या लिखा, फ्रंट व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू या फिर टॉप व्यू, इसके नीचे हमने डायमेंशन ये लिखा है, स्केल, नोट वगैरह। तो ये जितने भी है तो 3 mm के गाइडलाइन के अंदर ही लिखना है, ज़्यादा ऊपर नहीं और ज़्यादा, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा एकदम छोटा भी नहीं। 3 mm का, जैसे आप देख सकते हैं गाइडलाइन भी दिख रहा है, तो 3 mm का ही गाइडलाइन ज़्यादा से ज़्यादा निकाले, उसके अंदर ये पूरे माप लिखे। ये तीनों साइड लिखने के बाद तीनों माप चीज, उसके बाद आता है स्केल। हमें ये चीज मेन ध्यान में रखना है कि स्केल भी लिखना बहुत जरूरी होता है कि हमने कौन सा डायमेंशन में निकाले। क्योंकि स्केल हम जब, जैसे हमने लिखा है 1:1, मतलब जो डायग्राम में जो माप दिया उसी माप में हमने डायग्राम को निकाला, इसलिए 1:1 है। उसके बाद नोट लिखना है। नोट में क्या लिखना, ऑल डायमेंशन आर इन mm, मतलब जो माप जिसमें दिया है वो पूरे mm में है। जैसे 55 है तो 55 mm। ये 2 चीज बहुत जरूरी होता है डायग्राम होने के बाद लिखना। उसके बाद आता है सिम्बॉल, और 3rd एंगल का ये है सिम्बॉल। तो सिम्बॉल में भी एक चीज ध्यान में रखने वाली बात होती है कि जैसे सिम्बॉल निकाले, इसमें जो इसका भी एक माप होता है। जैसे 2 सर्कल है यहाँ पे, एक छोटा और एक बड़ा है, इसमें भी 2 साइड है, एक छोटा साइड है एक बड़ा साइड। तो इसमें ज्यादातर हम क्या करते हैं, जो छोटा सर्कल है इसमें 10 mm माप लेते हैं, बड़ा सर्कल 20 mm का रखते हैं। तो सर्कल तो निकाल लिए, उसके बाद इसमें जो साइड वाला डायग्राम रहता है वो कौन से माप का होता है। तो छोटा सर्कल का जितना माप है, जैसे हमने 10 mm लिए तो इसका हाइट भी 10 mm रहता है, और बड़ा सर्कल का जितना डायमीटर है इसमें इधर का हाइट भी उतना ही रहता है 20 mm। जैसे हमने इधर 20 mm लिया बड़ा सर्कल, तो इसकी हाइट 20 mm है, और बड़ा सर्कल का जितना भी डायमेंशन है उसकी लंबाई भी उतनी रहती है। जैसे हमने बड़े सर्कल का डायमेंशन कितना रखा 20 mm, तो ये इसकी लंबाई भी 20 mm होती है। ये चीज ध्यान में रख के कोई भी डायग्राम निकालना रहता है। जैसे और डायग्राम की पूरी चीज कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एक चीज लिखना है कि क्वेश्चन नंबर लिखना ना भूले। और जो हमने निकाले 3rd एंगल प्रोजेक्शन, ये है टाइटल और ये है सब टाइटल। आप देख सकते हैं कि दोनों में एक फर्क क्या है, ये थोड़े बड़े आकार में दिख रहे हैं, ये छोटे हैं। मतलब ये 3 mm मैंने जैसे बताया था, सब टाइटल 3 mm में लिखना है, और जो टाइटल होती है वो 5 mm या फिर 7 mm में लिख सकते हैं। ज्यादातर 5 mm में ही लिखा जाता है, ये भी चीज ध्यान में रखता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग की हर एक चीज ध्यान में रख के, मतलब उसका जो नियम है उसके हिसाब से निकाला जाता है। कोई भी चीज हम अपने हिसाब से
नहीं लिख सकते। जैसे पूरे जो भी यहाँ पे लिखा है सब कैपिटल में लिखा है, तो कैपिटल में ही लिखना रहता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ये था अपना फर्स्ट ईयर के पेपर पूरे सॉल्व करके दिखा दिए, जिसमें 3 क्वेश्चन थे। तीनों क्वेश्चन को हमने, तीनों में से 2 क्वेश्चन हमने पूरे सॉल्व करके दिखाए, सेकंड नंबर क्वेश्चन और थर्ड नंबर क्वेश्चन। और दोनों को सॉल्व करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है, ये भी इसके बारे में हमने बात की है। अगर किसी को इस कुछ टॉपिक या थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल या फिर ईडी के बारे में कुछ प्रॉब्लम रहे तो हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेल करके भी पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें और लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।